हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे, रासायनिक बंध, और रासायनिक बंध में हम लोग अगला जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे बच्चों। लगभग लास्ट टॉपिक ही समझ लो इसको, लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक जो भी है। फिर छोटे छोटे टॉपिक रह जाएंगे जो हम लोगों ने छोड़े हैं पहले, उनको देखेंगे और वो एडवांस में, ध्यान रखना, ठीक है। नीट के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचेंगे इसके बाद में वो सब एडवांस में आपके पास में आएंगे। तो हम लोग जो आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बंध के प्रकार में से जो एक प्रकार था हमारे पास में आयनिक बंध, वो देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सहसंयोजक बंध देख लिया है, उपसहसंयोजक बंध देख लिया है। धात्विक बंध जो है वो आपकी ज्यादातर इस सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में है। वहां पर ठोस अवस्था एक चैप्टर पढ़ोगे जहां पे धात्विक बंध पढ़ लोगे। धात्विक बंध कुछ भी नहीं होते, सॉलिड जो होते हैं जस्ट पास पास अटैच हो जाते हैं, इसको धात्विक बंध बोलते हैं, ठीक है। एक क्रिस्टल बनाते हैं, जालक बनाते हैं, उसको धात्विक बंध बोलते हैं। तो वो आप पढ़ोगे ठोस अवस्था के अंदर, 12th क्लास के अंदर। यहाँ पर जो हम लोग हैं आयनिक बंध पढ़ रहे हैं, और ये आयनिक बंध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम लोग जाके कुछ टॉपिक के बाद में, कुछ चैप्टर के बाद में आयनिक साम्य पढ़ेंगे। तो आयनिक साम्य के अंदर आपको आयनिक बंध की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आयनिक बंध कब बनते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है, और उनको बनने के लिए क्या क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं बच्चों कि आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध, इसको आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। दूसरा नाम इसका है वैद्युत संयोजक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी परिभाषा देख लें कि इसकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि सबकी परिभाषा देखी है हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड की परिभाषा देखी है, सहसंयोजक बंध की। हम लोगों ने उपसहसंयोजक बंध की परिभाषा भी देखी है। यहाँ पर हम लोग विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध की परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो विद्युत संयोजक बंध जो होता है वो देखो क्यों होता है, या उनकी डेफिनेशन क्या होती है देख लो पहले। तो वह रासायनिक बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर पूरी तरह से स्थानांतरित होता है, ऐसे बंध को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहा जाता है। मतलब क्या होगा, एक परमाणु से दूसरे परमाणु पे इलेक्ट्रॉन पूर्णतया स्थानांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब तक हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, साझा हो रहे थे, है ना। अब तक जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे बच्चों, साझा हो रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से स्थानांतरित हो रहे हैं। और पूरी तरीके से स्थानांतरित होने के लिए उनको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ रही होगी, इसलिए तो हो रहे होंगे, बेमतलब तो वहां पे हो नहीं रहे होंगे। तो स्थानांतरित होने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को लेके या फिर देके उनको क्या करना है, अपना अष्टक पूरा करना है। ये जितने भी स्थानांतरित हो रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो अष्टक पूरा कर सके और अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर सके, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी तत्व जो है, कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु जो है स्थायी तब होगा जब वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखता हो। हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में क्या होगा, डुप्लेट, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा, अष्टक, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए उनको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे, कंप्लीटली डोनेट होंगे या फिर कंप्लीटली गेन होंगे, आदान प्रदान होंगे, या तो दान कर दिए जाएंगे या फिर ग्रहण कर लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं। मैंने बात करी NaCl की, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड है, इसमें जो सोडियम है उसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 11, और परमाणु क्रमांक 11 होने की वजह से इसके बाह्यतम कोश में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,1। उसी तरीके से जो क्लोरीन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 17, और 2,8,7 यहां पर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम के पास में बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका जो ये एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, यहां पर वो एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। क्यों असंभव है? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। देखो, ये मान लीजिए कोई नाभिक है, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरे ऊर्जा स्तर की बात कर रहा हूं मैं, ये तीसरा ऊर्जा स्तर, ये होता है के, ये होता है एल और ये होता है एम। तीसरे ऊर्जा स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसका अंदर तो 8 और 2 है ही, वो नहीं दिखा रहा हूं मैं, बाह्यतम कोश की बात कर रहा हूं। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी लिया, मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी लिया, इसको नोट नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी लिया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि समान आवेश है, समान आवेश की वस्तुएं आपस में क्या करती है, प्रतिकर्षण करती है, फिजिक्स में पढ़ा ही आपने। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण पहले से कर रहे हैं, पहले से झगड़ रहे हैं वहां पर, और 1 इलेक्ट्रॉन फिर से आ रहा है यहां पे। देखो, मुझे क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, धीरे धीरे करके 7 इलेक्ट्रॉन डालने यहाँ पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मान लें यहाँ पे और आएगा, तो ये तो पहले से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते इसको भी क्या करेंगे, धक्का देंगे, नहीं तू नहीं आ सकता यहाँ पे तो मैं अकेला पहले से रह रहा था राजा की तरह, ये आ गया, चलो मैंने एडजस्ट कर लिया, तू भी आ रहा है। तो धीरे धीरे करके ये रूम जो है भरता जाएगा, और कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहेगा कि उसके रूम में ज्यादा से ज्यादा मकान मालिक बच्चों को भरे, ठीक है। वैसे केस यहां पर है, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएंगे ये आपस में क्या करते रहेंगे, प्रतिकर्षण करते रहेंगे, और प्रतिकर्षण करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का आना तो दूर, वो वहां से देख के भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो सोडियम है, तो सोडियम में अब पॉसिबल नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और आ सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देता है, ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देता है, हार मान जाता है कि नहीं मैं 7 और नहीं ला पाऊंगा, कहां से मांगूंगा, ठीक है, किस किस से मांगूंगा, तो वो 7 यहां से नहीं ग्रहण कर पाता, इसलिए वो सोचता है चलो 7 ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो कम से कम स्टेबिलिटी तो ग्रहण कर लूं, स्थायित्व तो ग्रहण कर लूं, तो उसके लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से दान हो जाता है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन दान किया जाएगा, डोनेट किया जाएगा, तो उस तत्व के ऊपर, उस तत्व के परमाणु के ऊपर धनावेश आ जाएगा, ठीक है। तो धनावेश आते ही यहां पर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में हो जाएंगे 8, क्लियर, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लोरीन, अब क्लोरीन के साथ भी वही केस है, क्लोरीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। कोई भी इंसान 7 इलेक्ट्रॉन देकर, मतलब कोई भी यहां से 7 इलेक्ट्रॉन देकर एक अपना अष्टक पूरा करना नहीं चाहेगा, चाहेगा क्या, वो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसके पास में कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएगी, तब जाके वो यहां से 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन एक साथ कर दे, पॉसिबल नहीं है, एक साथ तो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक साथ करते ही उसका जो बाह्यतम कोश है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। मकान मालिक आपके लिए सारे कमरे थोड़े खाली कर देगा, नहीं करेगा ना, कि एक स्टूडेंट के लिए वो सारे के सारे कमरे खाली कर दे, हैं, किराया आएगा कि नहीं आएगा, उसका सर्वाइव कैसे करेगा, तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसका पूरा का पूरा कमरा खाली हो जाएगा। जो उसका बाह्यतम कोश अगर 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे अष्टक पूरा करने के लिए, तो इसका कमरा ही खाली हो जाएगा। तो ये सोचेगा थोड़ा वेट करता हूं, क्या करेगा, थोड़ा सा वेट करता हूं, और वेट करने पर उसको क्या मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, सोडियम से मिल जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही उसके पास में क्या हो जाएंगे, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो यहां पर एक ऋणावेश आ जाएगा -1, ठीक है। तो जो किसी परमाणु के तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन पे ऋणावेश आ जाता है। तो ये देखो धनावेश आ गया, ऋणावेश आ गया, यहां पर ऑक्टेट इनके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, अष्टक पूरा हो गए। और अष्टक पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त किया। क्या किया, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त किया। ये किसका अक्रिय गैस विन्यास है, ये है नियोन का अक्रिय गैस विन्यास। अगर आप देखोगे नियोन, तो नियोन जो होता है
नियोन एक अक्रिय गैस है और नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। उसके वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख लो आप, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। दूसरा Cl- ने किसका इलेक्ट्रॉनिक गैस विन्यास प्राप्त किया है? इसने आर्गन गैस का इलेक्ट्रॉनिक गैस विन्यास प्राप्त किया है। ठीक है, अक्रिय गैस, छद्म गैस, नोबल गैस सब बोला जाता है इनको। तो ये आर्गन गैस का विन्यास प्राप्त कर लिया, वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। तो 8 ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको क्या चाहिए? स्थायित्व चाहिए। स्थायित्व चाहिए, स्थायित्व के लिए क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? इनका अष्टक पूरा हो जाएगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन लिए और दिए जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। क्लियर? तो इसमें हम लोग आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ले रहे हैं, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती होगी। हर कोई तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, हर कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन देने लेने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उस ऊर्जा की गणना करनी है हमें। ठीक है, कहां ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, आयनिक गुण हमें दिखेगा, वो हम लोगों को देखना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां देख लो कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज बनता है तो इनके बीच में एक बल, एक आकर्षण बल जनरेट होता है। उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत आकर्षण बल। इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत आकर्षण बल। और इस विद्युत आकर्षण बल की वजह से ही, विद्युत आकर्षण बल की वजह से ही आयनिक बंध का निर्माण होता है। और उस आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या पड़ जाता है? विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर क्या बन जाता है? विद्युत आकर्षण बल बन जाता है। और उस विद्युत आकर्षण बल के वजह से उन दोनों के बीच में एक बंध बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत संयोजक बंध। ध्यान रखना, विद्युत संयोजक बंध मतलब कि आयनिक बंध जो होते हैं वो ज्यादा प्रबल होता है। किससे? सहसंयोजक बंधों से। इसलिए इनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, इनकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरीके से आयनिक बंध बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु करके आप लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए होता है, प्राप्त करने के लिए होता है। अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए होता है, जिससे क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, जिससे अष्टक पूर्ण करके परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करेगा, स्थायित्व को प्राप्त करेगा। ठीक। तीसरी बात, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो सोडियम है, ये यहां पर उदासीन था जब इसका परमाणु क्रमांक 11 था और वायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन गया? सोडियम विद्युत धनी बन गया। क्या बन गया? विद्युत धनी बन गया। तो विद्युत धनी तत्व क्या करता है? विद्युत धनी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है, विद्युत धनी तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। और चौथा, विद्युत ऋणी तत्व, जैसे क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया था? माइनस साइन आ गया था,
ऋणावेश आ गया था। तो विद्युत ऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, विद्युत ऋणी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। पांचवा पॉइंट, ज्यादातर विद्युत धनी तत्व फर्स्ट ए, सेकंड ए एवं थर्ड ए के जो तत्व होते हैं वही माने जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर, सामान्यता, ठीक है, जरूरी नहीं है वही माने जाएंगे। तो विद्युत धनी तत्व ज्यादातर सामान्यता जो होते हैं वो फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए के तत्व होते हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और फिर जो है आपके पास में 13वें नंबर का ग्रुप बोरॉन का, उसको थर्ड ए बोला जाता है। इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, मतलब पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, और यहां पर 13 नंबर का ग्रुप जो होता है उसको थर्ड ए बोला जाता है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ए मतलब हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसी तरीके से सेकंड है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। थर्ड है बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। वो सारी के सारे जो तत्व हैं जो उनसे बिलोंग करेंगे वो सब विद्युत धनी तत्व कहलाएंगे। छठा, ज्यादातर विद्युत ऋणी तत्व फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए के तत्व कहलाते हैं। फिफ्थ ए मतलब कि 15वें नंबर का ग्रुप, ये 16वां और ये 17वां नंबर का ग्रुप। ठीक है, सामान्यता फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए के तत्व जो है बच्चों सामान्यतः विद्युत ऋणी तत्व कहलाते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी कि आयनिक बंध क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब विद्युत ऋणी तत्व बनते हैं, विद्युत ऋणी तत्व बनाने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, सातवां पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जरूरी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जरूरी ऊर्जा, उसको हम लोग बोलते हैं आयनन विभव, आयनाइजेशन एनर्जी। और जब आयनाइजेशन एनर्जी बनती है तो यहां पर ऊर्जा जो है वो अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है बच्चों, मतलब एब्जॉर्ब होगी, ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो हम लोग सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा अवशोषित होगी। आठवां, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जरूरी ऊर्जा वो हमें कहां से मिलेगी? विद्युत बंधता, वैद्युत बंधता, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैद्युत बंधता। ठीक है, और यहां पर ऊर्जा जो होती है वो उत्सर्जित होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जैसा कि क्लोरीन के अंदर हो रहा था, क्लोरीन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो वहां से ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी, और उस उत्सर्जित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत बंधता। ठीक है, 9वां पॉइंट, वैद्युत संयोजक बंध बनाने के लिए, वैद्युत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं 2-3 बार।
ध्यान से रखना। वैद्युत संयोजक बंध बनाने के लिए, वैद्युत संयोजक बंध बनाने के लिए दो तत्वों के बीच वैद्युत ऋणता का मान, वैद्युत ऋणता का अंतर, ऐसे कर लो, विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होना चाहिए। बताता हूं इसका मतलब क्या है। जितना ज्यादा वहां पर विद्युत ऋणता का अंतर होगा उतना ज्यादा आयनिक गुण वहां पर देखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि बच्चों आपको पूछा जाए कि NaCl और MgCl2, NaCl और MgCl2 इन दोनों में से किस में आयनिक गुण ज्यादा होगा, आयनिक गुण का क्रम आपसे पूछा जाए, इन दोनों में से आयनिक गुण किस में ज्यादा होगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे। आप लोग देखोगे कि यहां पर डेल्टा EN मतलब विद्युत ऋणता का अंतर कहां पर ज्यादा है, तो विद्युत ऋणता का अंतर जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए का जो तत्व होगा और जो लास्ट 7th ए का जो तत्व होगा, मतलब क्षारीय धातु और आपके पास में हेलोजन, उनके बीच में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता का अंतर होगा, है ना। क्योंकि विद्युत ऋणता जब हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो सबसे कम हमें कहां मिलेगी, फर्स्ट ए के अंदर, मतलब क्षारीय धातु के अंदर, और सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, हेलोजन के अंदर, और दोनों के बीच में अंतर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम लोग पास आते जाएंगे इधर की साइड तो अंतर कम होता जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पर जो सोडियम है ये है फर्स्ट ए, और यहां पर मैग्नीशियम जो है वो किसका है, सेकेंड ए का, जबकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहां पर 7th ए का है, वो तो फिक्स है, लेकिन दोनों में फर्स्ट है और सेकेंड है। तो सबसे ज्यादा दूर किससे, कौन है क्लोरीन से, सबसे ज्यादा दूर है NaCl, मतलब सोडियम क्लोरीन से सबसे ज्यादा दूर है। उसके बाद कौन आ जाएगा, फिर यहां पर मैग्नीशियम आ जाएगा। तो अंतर यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर अंतर ज्यादा है, इसलिए आयनिक गुण जो है वो NaCl का ज्यादा होगा। NaCl का जो आयनिक गुण है वो ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। NaCl का आयनिक गुण ज्यादा होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल बताया, आपको 4 ऑप्शन देके पूछ ले वो किसमें आयनिक गुण ज्यादा है, तो आप लोग निकाल सकते हो। जहां पर विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा वहां पर आयनिक गुण भी ज्यादा, ठीक है। तो विद्युत ऋणता, तो आयनिक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती हुआ किसके, विद्युत ऋणता के अंतर के। विद्युत ऋणता के अंतर के सीधे सीधे क्या हो गया, समानुपाती हो गया, डेल्टा EN के सीधे सीधे समानुपाती हो गया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। चलो अगला पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। वैद्युत संयोजकता कहा जाता है। देखो क्या आता है, बताता हूं मैं। वैद्युत संयोजकता कहा जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि NaCl के अंदर जो है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। इसका मतलब सोडियम की विद्युत संयोजकता यहां पर कितनी है, 1। NaCl के अंदर जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब विद्युत संयोजकता, सोडियम की आई 1, और उसी तरीके से वैद्युत संयोजकता क्लोरीन की आएगी 1। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, त्यागता है, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। दोनों की विद्युत संयोजकता 1 आएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लूं MgCl2 का,
तो आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम है बच्चों, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,2, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 आएगा। अब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देगा, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले भी तो होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेंगे? 2 क्लोरीन ग्रहण करेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो सकता है, और यहां पर कितने हैं अणु के अंदर? 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो यहां पर मैग्नीशियम की विद्युत संयोजकता आपसे पूछा जाए, मैग्नीशियम की विद्युत संयोजकता, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 2। जबकि अगर आपसे क्लोरीन की विद्युत संयोजकता पूछी जाए, क्लोरीन की विद्युत संयोजकता, तो आप लिखोगे 1। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे 2 क्लोरीन है कि 3 क्लोरीन है कि 4 क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत संयोजकता सिर्फ 1 ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब मुझे कल आप बताना कि CaO की विद्युत संयोजकता कितनी होगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की कितने कैल्शियम कितने वहां से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ऑक्सीजन वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये आपको कल करके लेके आना है बच्चों। ठीक है, तो ये आज का हमारा था आयनिक बंध के। सिर्फ हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी है, गुणधर्म पढ़े। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आगे उसकी कंडीशंस देखी है सिर्फ, अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये बाकी है अभी हमारे पास में आयनन विभव, ये बाकी है। इस मतलब पूरे कंपाउंड आयनिक बंध को बनने के लिए किस किस तरीके से एनर्जी लेनी पड़ती है, कुल एनर्जी का योग क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो हमें बात करनी है। एक साइकिल पढ़ाऊंगा मैं आपको, बॉन्ड हाबर साइकिल। ठीक है, उस तरीके से एनर्जी जो होगी, इसकी ऊर्जा, वो उसका योग निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा कल बात करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जालक ऊर्जा की बात करेंगे, बहुत सारी ऊर्जा है जिनकी बात करेंगे आयनिक बंध बनने के लिए, लेकिन वो कल बात करेंगे। ठीक है, इसको वापस से रिवाइज कीजिए किस तरीके से बन रहा है। 9वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से एक बार। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।